नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची को यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने का जो फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, उसमें इस अपडेशन के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर जरा से वक्त में किस तरह वोटर्स अपने दस्तावेज और अपने मां बाप तक के यानी माता पिता तक के दस्तावेज जमा कर पाएंगे, उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो कैसे दे पाएंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार की साल 2003 की वोटर लिस्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। यानी 2003 में यह वेरिफिकेशन हुआ था और उस दौरान जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के पास है उसको उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। चुनाव आयोग ने 4,96,00,000 यानी लगभग 5 करोड़ वोटर्स के नाम और उनका विवरण, उनका अता पता सब कुछ इस लिस्ट में है। यानी कुल वोटर्स में लगभग 60% के डिटेल अब सामने हैं, तो इन्हें अब कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा। उन्हें केवल वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में से अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और भरा हुआ जो बीएलओ जो फॉर्म देके गया है उसको जमा करना होगा। चुनाव आयोग इसे मतदाताओं को बड़ी राहत बता रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 60% के डिटेल तो सामने हैं, जिन 40% के नामों पर अभी विचार होना है, आखिर उनका भविष्य क्या होगा। क्या इन बचे हुए 40% वोटर्स के जरिए ही कोई बड़ा खेल नहीं किया जा सकता है। हार और जीत में तो 1% का भी अंतर मायने रखता है। दोस्तों, दरअसल बिहार में इस बार हार का ही डर बीजेपी को सता रहा है, एनडीए को सता रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसी वजह से सारी तिकड़में अपनाई जा रही हैं। कल तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में आयोजित गांधी मैदान में जो रैली हुई थी, उसमें इस मुद्दे पर भी जनता को आगाह किया था कि आपकी जमीन के साथ आपके वोट भी छीने जा सकते हैं। कल का जो तेजस्वी यादव का भाषण है वो बहुत ही शानदार भाषण कहा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वहां बहुत सारी बातें कही और साफ साफ उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका नाम लेकर कहा कि ये सारे लोगों ने देश के की आजादी में जान निछावर कर दिए, प्राण निछावर कर दिए, एकजुट होकर अपनी एकजुटता के नाम पर। और इसीलिए यह देश किसी एक के बाप का देश नहीं है। यह बात कल कह रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज, माफी चाहूंगा तेजस्वी यादव, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज कि वोटर लिस्ट में नाम, और अगर नाम यह नहीं है तो फिर आखिर आप अपना नाम कैसे जुड़वाएंगे या नाम कैसे कटने से बचाएंगे, यह बड़ा सवाल है। चलिए उस पर भी हम आएंगे। तेजस्वी यादव का की जो बाइट है थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है साउंड के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। जब धरती एक है, एक ही हवा है, एक ही हवा में सब सांस लेते हैं, एक ही सूरज है, एक ही रंग का पानी है, फिर ये भेदभाव का क्या मतलब हुआ। जब प्रकृति एक है तो हमारी प्रवृत्ति अलग क्यों है। ये मर्द भाजपाई इंसान, मर्द भाजपाई इंसान, इंसान से इंसान को लड़ाते क्यों हो, जिन मुद्दों से क्यों डरते हो। ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेंगे। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। लड़ाई है अपने बिहार धरती से, तो सुन रहे थे आप यहां पर, हालांकि बहुत ही खराब ऑडियो, फिर भी ये बात यहां पर रख रहे थे और बहुत ही शानदार भाषण कल दिया। वक्फ कानून की जो रैली थी उसके खिलाफ जो रैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुई थी, उस रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव, और दूसरी तरफ आज भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कल की रैली पर पलटवार किया है, लेकिन फिर इसमें बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया है।
पहले तो सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून के विरोध को संसद, संविधान और न्यायपालिका का अपमान बता दिया, लेकिन वो शायद भूल गए कि मोदी ने भी कृषि कानून वापस लिए थे। अगर तब कानून वापस लेना संसद का अपमान नहीं था तो अब कानून का विरोध करना अपमान कैसे हो सकता है। खैर, सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि वक्फ समाजवाद के विचार के खिलाफ है। उनका विचार संविधान को नीचा दिखाना है, उसे तोड़ना है। वे गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बातें कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा प्रवक्ता। और यही नहीं रुके, बल्कि सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कह दिया कि यह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। जी हां, समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। आइए जरा सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी यह सुनाना यहां जरूरी है ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए। के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि ये 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए। तो भाजपा प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद कहा जाए। सोशल मीडिया में ये वर्ड, सोशल मीडिया को अपनी ढाल बनाते हुए यहां पर कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी समाजवादियों को नमाजवादी कह रहे हैं, लेकिन उनको जरा सोचना चाहिए कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। मोदी तो अक्सर ऐसे गंभीर विषयों पर चुप्पी साध लेते हैं, इसीलिए फिलहाल सुधांशु त्रिवेदी के वक्तव्य को ही पार्टी का आधिकारिक स्टैंड कहा जाएगा। और ऐसे भी सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो उनका आधिकारिक यानी भाजपा का आधिकारिक स्टैंड यही कहा जाएगा। जिस तरह समाजवाद और नमाजवाद की तुकबंदी सुधांशु त्रिवेदी ने मिलाई है, क्या उसे नफरती भाषण की तरह नहीं समझा जाना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों, यह आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। लोकतंत्र में न समाजवाद पर किसी को आपत्ति करने का हक है और न किसी के नमाज पढ़ने, पूजा करने या अपनी मर्जी से धार्मिक स्थल पर जाने या न जाने पर कोई सवाल उठा सकता है। लेकिन भाजपा ने जिस तरह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद कहा है, उसमें नमाज पढ़ने को गलत, गैर कानूनी, अनैतिक बताने की परोक्ष कोशिश भाजपा की तरफ से दिखाई दे रही है। और भाजपा के प्रवक्ता खुले तौर पर यह बात कह रहे हैं। नमाजवाद वैसे तो कोई शब्द नहीं है, ना ही हो सकता है, लेकिन जब हम प्रार्थनावाद, पूजावाद, हवनवाद, जपवाद नहीं कहते हैं तो फिर नमाजवाद कैसे कह सकते हैं? लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने इस अनर्गल शब्द के जरिए एक प्रार्थना पद्धति को अपमानित किया है जो सरासर गलत है। और इस पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या वो भी इससे सहमत हैं। हालांकि बीजेपी इस पर शायद ही कुछ कहे, क्योंकि इस मुद्दे पर वो जितना बोलेगी उतना फंसेगी। इधर बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष अब भी सतर्क है और चुनाव आयोग की हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखा है।
आज ही बिहार पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के फैसले पर कहा है कि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग नए नए हथकंडे अपना रहा है। चुनाव से ठीक पहले ऐसे कदम उठाने की क्या जरूरत है। गहलोत ने 25 दिनों के भीतर करीब 8 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची में संशोधन की तत्परता और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता को लेकर भ्रमित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएं। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। गहलोत ने यह भी कहा है कि यह काम विपक्ष को विश्वास में लिए बिना किया जा रहा है, यानी यहां साफ साफ विपक्ष को किनारे कर चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो गलत है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। यह बात यहां अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर, जब पटना एयरपोर्ट पर उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। दरअसल आज पटना में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक थी और आने वाले चुनाव में टिकटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा और उसके साथ साथ आगे की रणनीति, घोषणा पत्र में क्या लेना क्या नहीं लेना, इन तमाम मसलों पर आज एक गहन चिंतन बैठक हुई है पटना में। और उसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी सहित तमाम अलग अलग इंडिया गठबंधन के जो वहां के गठबंधन जो बिहार में चुनाव लड़ेंगे उसके नेता मौजूद थे और उस बीच ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है इस मसले पर जरा सुन लीजिए। 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना उसमें बातचीत करेंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है। ये पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ ना, ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है। हम जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और स्पष्ट है कुछ नहीं बता रहे इलेक्शन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे आपस के अंदर, शाम को 4 बजे फिर मिल रहे हैं आप लोगों से, डिटेल में बात उस वक्त में करें। और ये एक नया जो है ये पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे। इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है। और जो जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है, हमें लोग मिलते हैं दिल्ली में भी, जो बिहार के लोग आपके काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही कन्फ्यूजन की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इस कन्फ्यूजन को दूर करे, ये मैं कहना चाहूंगा। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ अपनी बातें रखते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहीं कल असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे थे असदुद्दीन ओवैसी ने। सवाल जो पूछे थे वो आपके सामने रखता हूं। सवाल में पहला सवाल कि 2024 के लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची में क्या अवैध विदेशी प्रवासी शामिल थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब बिहार में 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 के बीच विशेष सारांश पुनरीक्षण हुआ, यानी जो वोटर लिस्ट का फिर से पुनरीक्षण किया गया, तो SRI यानी सर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरा सवाल कि पिछली बार SRI तब हुआ था जब चुनावों में समय था, इस बार सिर्फ 1 महीने में पूरी प्रक्रिया करने की मांग क्यों की जा रही है। 1 महीने नहीं बल्कि 25 दिन दिए गए हैं। BLO को प्रशिक्षण तक यानी ट्रेनिंग तक नहीं मिला है। BLO को असीमित अधिकार देने से मतदाताओं के अधिकारों और आजीविका दोनों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। 1987 से पहले जन्मे नागरिकों को जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे। 1987 से 2004 के बीच जन्मे नागरिकों से जन्म प्रमाण पत्र या उनके माता पिता के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। 11 दस्तावेजों की सूची कैसे निर्धारित की गई। सीमांचल जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हजारों लोग अपने घर और दस्तावेज हर साल खो देते हैं। वहां के लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज कहां होने की क्या गारंटी है। ओवैसी ने पूछा है कि इन मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी पूछा है कि आपने 1987 को आधार वर्ष क्यों बनाया।
ये 38 साल पुराना है। चुनाव आयोग के पास क्या डाटा है? हमने औपचारिक रूप से पत्र भेजा है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग जवाब देगा। यह बात यहां कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछे हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ यहां जवाब देना है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग क्या बिहार के चुनाव को लेकर ट्रांसपेरेंट है, यानी पारदर्शिता का परिचय देगा चुनाव आयोग? एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी और चुनाव आयोग बिहार से उठे इस विवाद को शांत कर पाएंगे, या इसमें उलझकर बीजेपी का और नुकसान होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिहार से 2 साथी हैं, हेमंत कुमार जी हैं और फराज शाकिर जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। फिर सुनील शुक्ला जी हैं उधर प्रयागराज से हमारे साथ, और इधर दिल्ली से 2 साथी हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे पहले आना चाहता हूं शाकिब साहब आपके पास। शाकिब जी, जरा कल आप बता रहे थे कि वो बीएलओ आपके पास भी ले आया है फॉर्म। आज ये चुनाव आयोग ने 2003 के जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसको वेबसाइट पे डाल दिया और कहना है कि इसका वेरिफिकेशन आप करवा लीजिए। लेकिन 40% ऐसे 4,96,00,000 मतदाताओं की लिस्ट उसमें है। ये गोलमाल कहां है, जरा ये समझाइए। और ये समझाइए जरा कि क्या ये मामला सिर्फ अल्पसंख्यकों तक ही सीमित हो रहा है, या दूसरे यानी वहां दलित, आदिवासी, वंचित समाज, ओबीसी, इन सब पे भी, अगड़े पिछड़े, यहां वहां के नागरिकों का मामला है, या सिर्फ और सिर्फ ये कुछ जगह, कुछ वोट बैंक, कुछ वोट का जो एक बड़ा सा जो एरिया है उसको कवर करने की कोशिश है? और तीसरी बात जरा ये बताइए, क्योंकि बहुत नजदीक से आप लोग देख रहे हैं, फिर हेमंत जी के पास भी आऊंगा, कि क्या शाकिब जी जो बीएलओ हैं उनको वो ट्रेंड बीएलओ हैं, या आनंद फानन में कोई स्कूल का टीचर, कोई किसी ऑफिस का कर्मचारी, किसी सरकारी दफ्तर का, वो है? कौन लोग हैं, जरा ये भी बताइए। देखिए, कुछ तो राजीव भाई, कुछ तो ट्रेंड बीएलओ है जिनका प्रशिक्षण बाकायदा सालों भर होता रहता है। और ये जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, नाम जोड़ने की, नाम हटाने की, नाम करेक्शन की, वो तो साल भर चलती रहती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये नया जो एसआईआर, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का नाम दिया गया था, वो जब लॉन्च की गई, वो जब उसका जब नोटिफिकेशन आया 24 जून को चुनाव आयोग की तरफ से, और उसके बाद जिस तरह की शर्तें उसमें लगाई गई थी, उसको लेकर के लोगों में एक तो पहले बहुत कंफ्यूजन की स्थिति थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति थी, और आज भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति। अभी आपकी डिबेट शुरू करने से 5 मिनट पहले हमारे पास एक सज्जन आए हैं और उन्होंने कहा है कि एनआरसी हो रही है। क्या उनको एक परसेप्शन बन चुका है कि बिहार में चुनाव आयोग एनआरसी करवा रहा है। दूसरा, एक जो मैंने आपको कल भी कहा था कि जाति प्रमाण पत्र, चुनाव आयोग कभी भी जाति प्रमाण पत्र को डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब जाति प्रमाण पत्र कभी भी, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कहीं भी नहीं मांगता है, क्योंकि चुनाव आयोग को डेट ऑफ बर्थ में उसको मेनली 18 वर्ष की आयु का प्रूफ प्रमाण चाहिए होता है। और उसके बाद आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस रंग के हैं, किस नस्ल के हैं, उससे चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं होता है। आपके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण यही है कि आप जो है, आप उसका एक कोई दस्तावेज दें और अपनी जन्मतिथि को जो है वेरीफाई करने के लिए कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दें, जो आपकी जो नॉर्मली मैं कहता हूं पैन इंडिया, इस बात को मैं कहता हूं कि नॉर्मली हमारे आप जैसे लोग जो 90s के भी हैं, 10th की मार्कशीट हमारे लिए, हमने जब भी 10th की मार्कशीट होने के बाद वो हमारा डेट ऑफ बर्थ का वो औपचारिक डॉक्यूमेंट जो है 10th की मार्कशीट है, बोर्ड की 10th बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है, उसको ही लेकर के फिर हम लोगों ने कहीं भी जब भी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन हो, इवन पासपोर्ट के लिए भी, आधार के लिए, पैन कार्ड के लिए, जो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है डेट ऑफ बर्थ का, वो 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट होता है। अब ये नया जन प्रमाण पत्र वाला ये लेकर के आए हैं। जन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया कितनी जटिल है, कल मैंने आपको बताया था राजीव भाई। और आज भी अब ये खबर आई है कि बीएलओ 2003 का वाली जो मतदाता सूची है, उसको लेकर के आपके घर पर जाएंगे और आपका नाम उसमें टैली किया जाएगा। अगर आपका नाम है तो इट्स ओके, और नहीं है तो देखिए, ये असल में अब ये 2003 पर क्यों आए हैं, क्योंकि 20 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार में।
एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग बिहार में पिछले 20 सालों में पैदा हुआ है राजीव भाई, जिसने लालू यादव के उस कथित जंगल राज को नहीं देखा है या उसको याद नहीं है। जी। और इनके पास चुनाव में जंगल राज के अलावा कुछ बचता नहीं है कि ये जंगल राज था, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लालू जी आ जाएंगे, जंगल राज आ जाएगा। तो वो जो नया जनरेशन, नई जो पीढ़ी खड़ी हुई है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो सेकंड टाइम वोटर है, उसको ये लगता है कि ये, और जिस तरह से तेजस्वी का गेस्चर और पोस्टर अभी आपको दिखाई देता है चुनावी रैलियों में, वो जिस तरह से यूथ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे। आज तेजस्वी यादव जमुई में थे और जमुई में उन्होंने युवाओं के बीच में ये ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद युवा आयोग का गठन किया जाएगा।